हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 5 पर। जैसा कि आप सभी लोगों ने ये देख लिया था कि हमने जितने भी अकाउंटिंग के लेक्चर्स को कंप्लीट किया है, जैसे हमारा लेक्चर 1 है, 1 से लेकर 2, 3, 4, इस तरह से हमने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझा हुआ है। और लास्ट टाइम मैंने आपको गोल्डन रूल्स के बारे में, उनको इम्प्लीमेंट करने के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 5 पर। अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 5 में बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से अकाउंटिंग के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनके क्या मीनिंग होते हैं, उनका क्या रोल होता है, और अकाउंटिंग के अंदर जो भी चीज़ें इस्टैब्लिश की जाती हैं या जिनको किसी भी रिपोर्ट में या किसी बुक्स में लिखा जाता है, उनको कहाँ-कहाँ पर लिखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अकाउंटिंग के, जो ड्यूरिंग द एंट्री या फिर ड्यूरिंग द मेकिंग द रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल बुक्स बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर आज जानने वाले हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप व्हाट्सएप से कनेक्ट होकर या फिर हमारे इंस्टाग्राम से कनेक्ट होकर, जो कि आपकी स्क्रीन पर सामने है, वहां पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, प्लस हमको फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसका मेन टॉपिक है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर अकाउंटिंग। तो किस तरह से अकाउंटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को यूज किया जाता है, किस तरह से उनको चीजों को मेंटेन किया जाता है, तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो आइए अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर चलने के बाद में देखते हैं, वहां पर फर्स्ट स्क्रीन हमारी प्रीवियस क्लास की शो होती है। जैसे कि आपके सामने है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम स्टडी किया हुआ था। अब हम लोग आगे चलते हैं, सम की पॉइंट्स ऑफ अकाउंटिंग दैट शुड बी नो। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई भी कीवर्ड्स जो अकाउंटिंग में यूज होता है, उसका बेसिकली क्या मीनिंग होता है, उसका सही मीनिंग के साथ साथ में उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, और हमारे सामने एक पॉइंट्स निकल कर आया, बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि व्हाट इज बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या होते हैं एंड बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करने से पहले हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन हमसे क्या कहती है, स्क्रीन पर आपके सामने है, बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल्स आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्स पेबल, यानी जिसको हम शॉर्ट में बीपी के नाम से जानते हैं, एक बिल्स रिसीवेबल जिसको हम शॉर्ट में बीआर के नाम से जानते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हुआ करते हैं। बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल्स आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर। फार्मर इज द एसेट्स ऑफ द कंपनी लाइक बीपी, बीपी की फुल फॉर्म होती है बिल्स पेबल। इट इज ऑल्सो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विद द एविडेंस ऑफ डेप्थ। डेप्थ कहते हैं कि आपके ऊपर जो कर्ज है, आपके ऊपर जो लोन है, इस टाइप से। दैट इज पेबल टू द होल्डर। If a company has provided credit, sales or services to anyone, then it will write a bill on the debtors of amount that is payable in the future. Such bill is termed as bills receivable. इसके बाद में कहते हैं हमसे, these bills appear on the assets side of the balance sheet. On the other hand, bills receivable are drawn when a vendor or seller makes any credit sales to the business. The amount mentioned in the bills is paid on a future date, and such bills is called bills payable. आप लोगों ने देखा स्क्रीन पर कि किस तरह से बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल की बात की गई। अब हम इसको एक बहुत सिंपल डेफिनेशन में समझते हैं, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल बेसिकली क्या होते हैं, किस तरह से उनको हम यूज करते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझना होगा। देखिए, मान लीजिए कि आप एक कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, आप एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। आप एक कंपनी और बिजनेस ऑपरेट करेंगे तभी आप अकाउंटिंग भी करेंगे। उससे पहले अकाउंटिंग की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है? कहीं भी नहीं। जब हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, हमारे पास कोई किसी भी टाइप की कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन हम लोग रन नहीं कर रहे हैं, तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं होती है। तो यहाँ पर एक पर्सन वो है जो माल को खरीदने वाला है, और दूसरा पर्सन वो है जो माल को बेचने वाला है। इन शॉर्ट वी कैन से वन साइड इज सेलर एंड सेकंड साइड इज बायर। तो बायर और सेलर जो दोनों पार्टीज हैं, दोनों एक दूसरे को कोई भी ट्रांजेक्शन है, कोई भी डील कर रही हैं, तो वो बाई कैश भी कर सकती हैं। बाई कैश मतलब एक पार्टी ने माल को बेचा तो दूसरी पार्टी ने हैंड टू हैंड कैश को पे कर दिया। तो यहाँ पर जो चीजों को पे किया गया, तो उसमें क्या हुआ कि उस ट्रांजैक्शन को नगद मान लिया गया। और जब नगद ट्रांजैक्शन होता है तो बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि कोई भी बिजनेस में होने वाला जो नगद ट्रांजैक्शन है, नगद जिसमें माल बेचा गया, पैसा हैंड टू हैंड मिल गया,
जिसमें माल खरीदा गया, हैंड टू हैंड पैसा पे कर दिया गया। तो ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शंस जो नगद की कैटेगरी में आते हैं, वहां कैश की कैटेगरी में आते हैं, बाय बैंक की कैटेगरी में आते हैं, तो वहां पर बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल वही एग्जिस्ट करते हैं जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई सामान दे रहा है यानी बेच रहा है और दूसरा पर्सन उसको खरीदने वाला है, या कोई सर्विस एक दूसरे को दी जा रही है लेकिन ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पर। तो एक सेलर ने एक बायर को कोई भी सर्विस या सामान प्रोवाइड किया लेकिन बाई कैश ना होकर वो कैसा है, उधार है। तो उधार होना इसके लिए कंपलसरी है कि बीपी और बीआर तभी जाकर एग्जिस्ट होते हैं। जब सामान बेचा गया और सामान खरीदा गया तो उसके सामान के लिए एक बिल जनरेट होता है। जैसे आप मार्केट से कोई सामान खरीद कर लाते हैं, शॉपकीपर आपको सामान की लिस्ट बनाकर देता है कि आपने ये सामान खरीदा, इतनी क्वांटिटी, इतना रेट, इतना डिस्काउंट, इतना टैक्स। इस टाइप का एक A4 साइज पर आपको एक बिल मिल जाता है जिसे हम लोग इनवॉइस के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एक इनवॉइस बनाकर दिया गया है जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर आपकी डेट एंड टाइम इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर सेलर और बायर का नेम इन्वॉल्व होता है। एक इनवॉइस बनाकर दे दिया गया, वो कहलाया आपका नॉर्मली बिल। और वो बिल ले जाने के बाद में परचेज करने वाले पर्सन ने, बाय करने वाले पर्सन ने सामान के साथ में उसको अपने पास रख लिया। ये जो ट्रांजेक्शन किया गया था जिसका हमने अभी एग्जाम्पल लिया है, ये ट्रांजेक्शन लिया गया कैसे कि जो सेलर है उसने सामान को बेचा और 3 महीने के उधार पर बेचा कि आई विल पे योर पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स। फॉर एग्जांपल 1 जन को अगर सामान बेचा गया तो जनवरी का फर्स्ट मंथ, फरवरी एंड मार्च। तो अब 3 महीने कंप्लीट होने के बाद में अप्रैल के फर्स्ट डेट को बायर जो है उसका पेमेंट वापस करेगा, जो उस पर कर्ज है एक तरह से, क्योंकि वो माल खरीद कर लाया है। तो यहां पर आपको ये समझने वाली बात है कि जब 3 महीने कंप्लीट हो गए और 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद में जब बायर के पास में सेलर का कोई भी पर्सन जाता है या सेलर खुद जाता है कि लाइए हमारा 3 मंथ्स का पीरियड कंप्लीट हो गया है, अब हमें आप जो पैसे हैं हमारे सामान के वो हमें वापस कीजिए। तो उस कंडीशन में एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जो बायर है वो पेमेंट करने को रिजेक्ट कर सकता है, वो पेमेंट करने को डिनाई कर सकता है, वो पेमेंट करने से क्लियर मना कर सकता है कि भाई मैं जो है ये पेमेंट नहीं करूंगा, मैंने कोई सामान खरीदे नहीं। मतलब उसके मन में सिंपल बेईमानी आ गई, उसके मन में बेईमानी आ गई, वो आपका पैसा मारना चाहता है। देन आपने कोई इनवॉइस बना रखा है, कोई बिल बना रखा है, आप अब उस पर केस करेंगे, केस फाइल करेंगे, तो वो इनवॉइस जो है, जो आपको बिल दिया गया है, वो इतना बड़ा एविडेंस नहीं हो सकता। देन इसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो सेलर है अपने अमाउंट को सिक्योर करने के पर्पज से, क्योंकि वो 3 महीने के लिए उधार दे रहा है, तो अपने अमाउंट को सिक्योर करने के पर्पज से वो एग्रीमेंट लेटर तैयार करता है, उसको तहसील से या फिर किसी भी कोर्ट कचहरी से, किसी भी एडवोकेट के थ्रू उसको नोटरी कराता है। उसको उसमें लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखा होता है, पेमेंट की अमाउंट लिखी होती है, पेमेंट कब वापस किया जाएगा उसकी डेट लिखी होती है। ये सारी चीजें जब लिखी होती हैं तो ये सारा पेमेंट, ये लेटर जो सेलर होता है वो अपनी तरफ से उसको बनाता है, क्योंकि सेलर का अमाउंट है, सेलर को ही रिसीव करना है, तो वो अपनी तरफ से इस लेटर को प्रिपेयर कराता है। और प्रिपेयर करने के बाद में वहां पर 2 कॉलम्स बनाए जाते हैं, एक होता है सेलर के सिग्नेचर के लिए, एक होता है बायर के सिग्नेचर के लिए। तो उस कंडीशन में सेलर अपने साइन कर देता है कि ऊपर जो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं, पेमेंट की अमाउंट लिखी है, पेमेंट का डेट एंड टाइम लिखा है, आप कितने टाइम के बाद में पेमेंट किया जाएगा, ये टर्म्स कंडीशन लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखा हुआ है, ये जितनी भी चीजें लिखी होती हैं, तो देन वो से परचेजर के पास यानी बायर के पास उसको लेटर को भेजता है और बायर से कहता है कि भाई देखो मैंने आपको माल बेचा था, इस माल पर ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आप ये एक्सेप्ट करो कि आपने ये माल मुझसे खरीदा है। उस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है कि बायर स्टार्टिंग में जब, क्योंकि उसने 1 या 2 दिन हुए होते हैं माल को खरीदे हुए, तो वो डिनाई तो नहीं कर सकता क्योंकि कल ही माल को लेकर आया है, परसों ही माल को लेकर आया है। उस कंडीशन में बायर क्या करता है, उस लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि उस एग्रीमेंट लेटर पर अपने साइन कर देता है, अपनी कंपनी की स्टैंप लगा देता है। और जब दोनों पार्टीज के उस एग्रीमेंट लेटर पर साइन हो जाते हैं तो सेलर का जो अमाउंट होता है वो पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई भी पॉसिबिलिटी होती है पेमेंट न मिलने की, कोई ऐसे चांस बनते हैं कि बेईमानी कर रहा है, तो एक सेलर कोर्ट में जाकर उस पर एज ए एविडेंस बनाकर उसको कोर्ट में घसीट सकता है और कोर्ट में उस पर केस फाइल कर सकता है। तो इस टाइप का एग्रीमेंट लेटर को जो
एग्रीमेंट लेटर दोनों पार्टियों के बीच में लिखा गया, दोनों पार्टियों ने उसको एक्सेप्ट किया। इसी एग्रीमेंट लेटर को बीपी और बीआर के नाम से जाना जाता है। जो पर्सन इस एग्रीमेंट लेटर के अगेंस्ट पेमेंट करने वाला है, जैसे बायर है, बायर को तो इसका पेमेंट करना है, तो उसके लिए कहलाता है बीपी, यानी बिल्स पेबल। उसके लिए क्या बना? बिल्स पेबल। और जो हमारा सेलर है उसे पेमेंट को रिसीव करना है, तो उसके लिए क्या बना? बीआर, तो यानी कि बिल्स रिसीवेबल। अब यहां पर जो हमारा सेलर है तो उसके लिए बीआर जो होता है वो एसेट्स होती है, एक तरह की प्रॉपर्टी होती है। भाई कैश मेरे पास हो या मैंने किसी को उधार दे रखा हो, है तो मेरा ही है। माल मेरे पास हो या फिर मैंने किसी को उधार पर बेचा हो, वो माल तो मेरा ही है, लेकिन उसके बदले मुझे पेमेंट मिलना है, तो वो प्रॉपर्टी के अंडर में काउंट किया जाएगा। तो सेलर उसको अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाता है और बायर उसी लेटर के अमाउंट को अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज की साइड में दिखाता है। लाइबिलिटीज का सिंपल मतलब होता है जो भी आपके ऊपर कर्ज हैं, जो भी आपके ऊपर लोन है, तो उनको वो दिखाता है। इस तरह से बी और बीआर और बीपी काउंट किए जाते हैं। तो समझ में आया? एक एग्रीमेंट लेटर जो दोनों पार्टीज के लिए, दोनों पार्टीज के बीच में लिखा गया, दोनों पार्टीज ने उस पर अपनी एक्सेप्ट कर उसको साइन किए, उस पर अपनी स्टैंप लगाई और दोनों ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ ये डील हम दोनों के बीच में हुई है। और इस तरह के एग्रीमेंट, इस तरह के लेटर का बनाने का मेन पर्पस अपनी अमाउंट को सिक्योर करना, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई बात होती है तो कोर्ट में जाकर उसको एविडेंस के फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट किया जा सके और अपने कैश या अपने जो भी अमाउंट है उसकी वसूली की जा सके। इसका कुछ और बेनिफिट भी होते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। एग्रीमेंट लेटर बनाने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि मान लीजिए 3 मंथ्स का आपका एग्रीमेंट हो गया और 3 मंथ से पहले तो आप बायर से पैसे नहीं ले सकते, तो अगर आप चाहें तो किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में जाकर उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट उसको कैश करा सकते हैं। तो बैंक क्या करता है कि वो आपसे एग्रीमेंट लेटर लेकर अपने पास रख लेगा और टाइम से पहले आपको उसका पेमेंट कर देगा। पेमेंट जो वो करेगा तो वो कुछ डिस्काउंट लेकर करेगा, क्योंकि वो टाइम से पहले आपको पेमेंट कर रहा है, तो अपना सर्विस चार्ज लगाता है। तो ये भी उसका एक बेनिफिट होता है कि अगर सेलर को एकदम अचानक जरूरत पड़ जाती है तो वो किसी भी बैंक से जाकर उसको कैश करा सकता है। यहां पर बैंक इसलिए कैश कर देता है क्योंकि ये बैंक की सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है। जब टाइम आएगा तो बैंक की तरफ से वो लेटर बायर के पास पहुंचेगा और बायर उसको क्या करेगा? फुल पेमेंट बैंक को पे कर देगा। इस तरह से बैंक का भी अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल बेसिकली क्या होते हैं। तो बायर के लिए बीपी बनता है यानी बिल्स पेबल बनता है, और सेलर के लिए बीआर बनता है यानी बिल्स रिसीवेबल बनता है। आइए फिर चलते हैं हम स्क्रीन पर और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो यहां पर हम लोग आते हैं, सबसे पहले हमारे सामने लिखा रहता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये एक अलग पॉइंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। An overdraft is an extension of credit from a lending institution that is granted when an account reaches zero. The overdraft allows the account holder to continue withdrawing money even when the account has no funds in it or has insufficient funds to cover the amount of withdrawal. देखिए ऐसा होता है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक तरह का लोन होता है, एक तरह का आपके ऊपर डेप्थ होता है, एक तरह का आपके ऊपर एक कर्ज होता है। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ये मिलता है, इसकी फैसिलिटी मिलती है उन्हीं लोगों को जो करंट अकाउंट रखते हैं। सेविंग अकाउंट वालों को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। सेविंग अकाउंट वालों को एक क्रेडिट कार्ड मिलता है, वो भी एक बैंक ओवरड्राफ्ट का एग्जाम्पल हो सकता है। यहां पर एक बिजनेसमैन जिसका बैंकिंग ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा है, यानी उसका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, उसके पर डे मेनी ट्रांजेक्शंस होते हैं, विड्रॉल भी होते हैं सब, और उसमें डिपॉजिट भी होता है। बैंक मैनेजर से उसकी एक अच्छी पहचान है, बैंक में उसके अच्छे एक टर्म्स हैं। ये सारी चीजें, उसकी ईमानदारी, उसके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, उसके टर्म्स, उसके बिजनेस का स्टेटस, ये सारी चीजें देखने के बाद में एक कंपनी का ऑनर एक बैंक मैनेजर से डील करता है कि भाई देखो मुझे 5 लाख रुपए का पेमेंट कहीं करना है, लेकिन फिलहाल मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं या मेरे अकाउंट में एक जीरो बैलेंस हो गया है, मुझे 5 लाख रुपए का कहीं पेमेंट करना है। तो आप कोई भी एसेट्स को मॉर्गेज किए बिना, यानी उसको गिरवी रखे बिना, उस एसेट्स को गिरवी रखे बिना आप मुझे लोन प्रोवाइड करा दीजिए। तो बैंक मैनेजर बिजनेसमैन की ईमानदारी, उसके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, उसके बिजनेस का स्टेटस, उसका सोसाइटी में फेमस होना, ये सारी चीजों को देखते हुए बैंक विदाउट एनी मॉर्गेज ऑफ एसेट्स क्या करता है कि एक फिक्स अमाउंट्स उसके कंपनी के अकाउंट में, यानी ऑनर के अकाउंट में, बिजनेस के मालिक के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है और वहां से वो पर्सन उसको यूज कर लेता है। तो जितना अमाउंट वो पर्सन यूज करता है, कौन? मालिक,
क्योंकि उसका अकाउंट में जमा हो गया। जितना अमाउंट वो अपने अकाउंट से यूज करता है जो बैंक ने जमा किया है एज अ लोन, जिसे हमने बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जाना, तो उस पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये उसकी सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है। जब उसका पेमेंट वापस आ जाता है तो वो सारा पेमेंट अपने बैंक को वापस कर देता है जो उसके ऊपर लोन था। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का कर्ज होता है, एक तरह का लोन होता है जो करंट अकाउंट रखने वाले लोगों को ही दिया जाता है। और करंट अकाउंट रखने वाले लोग भी बिजनेसमैन होने चाहिए। बिजनेसमैन की ईमानदारी पर, उनकी पहचान पर, उनके फाइनेंशियल स्टेटस पर, बिजनेस की कंडीशन को देखते हुए और बैंक के एम्प्लॉय के साथ में बिजनेसमैन के अच्छे टर्म्स होते हुए बैंक मैनेजर ये फैसिलिटी बिजनेसमैन को प्रोवाइड करता है। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट में ये बात याद रखिएगा, किसी भी एसेट्स को मॉर्गेज नहीं किया जाता है, कोई संपत्ति, कोई एसेट्स, कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी जाती है। आइए फिर से स्क्रीन पर चलते हैं। इसी तरह से हमारे पास में है परचेज। किसी भी सामान को खरीदना, नॉर्मली वो परचेज कहलाता है। कोई भी सामान है आपके पास में, आप उसको आपके पास उसको सेल करते हो, और जब जब सेल हो जाता है, आपके पास कोई कुछ नहीं बचता है, तो आप फिर कहीं से उसको खरीद कर लाते हो। तो जो भी आप चीज खरीद कर लाए उसको हम परचेज कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास में है सेल। तो हर एक बिजनेसमैन जो भी एक बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है वो सेल और परचेज दोनों पे काम करता है। किसी भी सामान को या सर्विस को प्रोवाइड करना यानी दूसरे लोगों को देना एक तरह से सेल कहलाता है, और किसी सामान को खरीदना वो हमारा परचेज कहलाता है। तो स्टॉक को खरीदना परचेज हो गया और स्टॉक को बेचना सेल हो गया। बहुत सिंपल टर्म्स हैं। इसी के बाद में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक आता है डिविडेंड। डिविडेंड बेसिकली क्या होता है? अ डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय कॉर्पोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर। व्हेन अ कॉर्पोरेशन अर्न्स अ प्रॉफिट और सरप्लस, इट इज एबल टू पे अ proportion of the profit as dividend to shareholder. Any amount not distributed is taken to be reinvested in the business called retained earning. देखिए ऐसा होता है, कंपनी चलाने वाले लोग अलग होते हैं और कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग भी अलग होते हैं। तो बेसिकली उसमें हमें क्या कंडीशन देखनी पड़ती है कि मान लीजिए मेरे पास में 2 लाख रुपए लगे हुए हैं, मैं फिजिकली जाकर कंपनी में, मुझे ना तो बैठना है ना ही मुझे कंपनी की पॉलिसी को डिसाइड करना है, तो मैं क्या करता हूं, मार्केट में, जैसा आपने सुना होगा शेयर मार्केट होती है, वहां से किसी भी कंपनी के शेयर खरीदकर उसमें पैसा हम लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। वहां पर जो पैसा आपने लगाया और वहां से जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, उस पर जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी आपको भी प्रॉफिट प्रोवाइड करती है, तो उसे कहते हैं हम डिविडेंड। यानी कि जो भी प्रॉफिट है उसका जो पार्ट है वो आपको मिला, यानी कंप्लीट प्रॉफिट बिजनेस का तो नहीं मिलेगा ना आपको, क्योंकि जितना आपने अमाउंट लगाया होगा, जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट का रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्या होता है कि डिविडेंड का बिल्कुल सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि जब आप किसी भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो, किसी भी कंपनी में अब प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से उसके शेयर को परचेज करते हो, और कंपनी को प्रॉफिट होने पर जितने आपने शेयर को खरीदा हुआ है इतना पैसा आपको मिल जाता है, उसका प्रॉफिट मिल जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। और एक बिजनेस अगर आप खुद चला रहे हो, खुद ऑपरेट कर रहे हो, खुद डिसीजन ले रहे हो, रिस्क आपका, डिसीजन आपके, प्रॉफिट लॉस आपका, तो देन वहां से जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली प्रॉफिट कहलाता है। तो किसी कंपनी में पैसा लगाकर छोड़ देना और बस वेट करते रहना कि कंपनी अब खुद से काम करती रहे, कंपनी की जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो खुद से काम करते रहें और हमें उसका प्रॉफिट मिलता रहे, तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं। और जिस कंपनी में हम खुद फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, रिस्क हमारा होता है, डिसीजन हमारे होते हैं, पॉलिसी हमारी होती है, वहां पर प्लानिंग हमारी होती है, तो उस कंपनी से होने वाले प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो डिविडेंड और प्रॉफिट दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इनको कभी भी मर्ज करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो सिंपल समझ में आया, अपने बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट प्रॉफिट कहलाता है, दूसरे बिजनेस में पैसा लगाकर वहां से रिसीव करने वाला प्रॉफिट को हम डिविडेंड कहते हैं। तो आई होप दैट कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। हमने इसमें बात की बिल्स पेबल की, बिल्स रिसीवेबल की, और हमने इसमें बात की बैंक ओवरड्राफ्ट की, साथ ही साथ में हमने डिविडेंड, सेल, परचेज को समझा। तो इस तरह से ये कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे अकाउंटिंग में यूज में आते हैं। इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट क्लास में इसके और भी कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कीवर्ड्स को अगर समझ लोगे तो देन आपके लिए प्रैक्टिकल करना आसान हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकल करने के लिए आप डायरेक्टली बैठ जाते हैं तो देन आपको कीवर्ड्स बहुत स्टक करेंगे, कीवर्ड्स आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे और आप एक प्रॉपर सिस्टम में अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे कि हाँ मुझसे अकाउंटिंग आती है। तो अकाउंटिंग को अगर एक अच्छे लेवल पर सीखना है तो हमारे सारे लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए,
इंस्टाग्राम के थ्रू देख सकते हैं आप इंस्टाग्राम से हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल तो आपके सामने प्रेजेंट रहता ही है, वहां से आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं। और हैंडल करने के बाद में हर लेक्चर्स को आप अच्छे से अटेंड कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप हमें व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू हमें बता सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर हमेशा बना रहता है, आप वहां से हमें कोई भी मैसेज कर सकते हैं। और मोर इंक्वायरी के लिए और इसके अलावा कोई भी किसी भी टाइप की क्वेरी होती है तो वो आप हमसे आकर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 6 में। थैंक यू।